तो हेलो एवरीवन। तो आज की ये जो प्रॉब्लम होने वाली है ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो की, जिसका नाम है काउंट द नंबर ऑफ गुड सब एरेज। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज लाइक गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सब एरेज ऑफ नम्स। अ सब एरे is called good if there are at least k pairs of indices I comma j such that I is less than j, that means I is not equal to j, j जो होगा आगे आगे चलेगा, I पीछे पीछे रहेगा, एंड एरे ऑफ I इज इक्वल टू एरे ऑफ j। मतलब हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है और उस नम्स एरे में हमें बोला क्या गया है कि हमें सब एरे फाइंड करने हैं, गुड सब एरे फाइंड करने हैं। ठीक है, गुड सब एरे की डिफिनीसन ये है कि एटलीस्ट के टाइम्स का मतलब के पेयर्स हमें मिल जाए उसके अंदर, जहाँ पे जो हमें पेयर्स मिले उन दोनों की वैल्यू सेम हो। सो हियर इन द गिवन टेस्ट केस द वैल्यू ऑफ के इज़ 2। ठीक है, तो हमें दो पेयर्स ऐसे खोजने हैं जिनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ 3 पे आया, ठीक है, आना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो जब मैंने स्टार्टिंग की तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि कितने पेयर्स पास्ट में मेरे आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इस 3 पे खड़ा हूँ तो मुझे, अगर मैं इस 3 पे खड़ा हूँ तो क्या ये 3 कभी आ चुका है पास्ट में, ये मुझे चेक करना है। तभी तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि दोनों पेयर्स इक्वल हैं। जब 3 पहले आ चुका होगा तभी तो मैं आज डिसीजन ले पाऊँगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे मैप बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, और मैप में भी मैं अनऑर्डर मैप प्रेफर करूँगा। तो हमें पता है मैप में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं यूनिकली स्टोर होती है, तो इतना तो मुझे पता है 3, 1, 4, 2, ये 4 वैल्यूज़ ही मेरे मैप में स्टोर होंगी और मुझे इन्हीं का पेयर्स फाइंड करना है। तो मैं करेंटली 0 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, 0 इंडेक्स पे मेरा 3 मुझे मिला, तो मैंने मैप के अंदर ये डाल दिया कि 3 पे 1 रेज कर दो। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे कुछ क्ल्यू नहीं पता चला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, अभी सिर्फ देखते जाओ। फिर मैं यहाँ पे आया 1 पे, अगेन मैंने चेक किया क्या 1 कभी प्रेजेंट है पीछे। अगर प्रेजेंट है तभी तो वो आज पेयर बना पाएगा जो कि इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा 1 यहाँ 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होता है, लेट से एक 1 होता है यहाँ आगे, तो अगर आज मैं इस सेकेंड इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, 1 पे, तभी तो ये एक पेयर बना पाएगा और ए आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर ऑफ जे, तभी तो कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ इस 1 को, क्या ये पास में प्रेजेंट है, तो नहीं प्रेजेंट है, तो इस वाले को तो डाल ही दो इसके अंदर। अगेन मैं 4 पे आया जो कि सेकेंड इंडेक्स था मेरा, मैंने अगेन चेक किया क्या ये 4 कभी आ चुका है, क्योंकि अगेन मुझे पेयर ही बनाना है ना, और एटलीस्ट के टाइम्स पेयर हो, ये भी ध्यान रखना अभी। तो 4 नहीं आया है तो 4 भी डाल दो अभी। फिर मैं 3 पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि 3 थर्ड इंडेक्स पे है मेरा, तो मैंने चेक किया क्या मैप ऑफ 3 मेरा आ चुका है और कितनी बार आया है, क्योंकि जितनी बार आया होगा पीछे उतने पेयर्स अभी बन जाएंगे करंट में। जैसे कि देखो अब ये 3 मुझे पता चल गया कि मैप ऑफ 3, मैंने चेक किया मैप ऑफ 3 1 है, इसका मतलब ये 3 अब इस 3 से पेयर बना लेगा। और क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, ये हमें बोला गया था कि ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे हमें फाइंड करना है, और ये मेरा जे आगे बढ़ रहा है। अब मैं कन्वीनियंस के लिए आई को टेल बोलता हूँ, जैसा मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया इस पूरी प्लेलिस्ट में, और जे को मैं हेड बोलता हूँ, मतलब जे मेरा जो हेड है वो आगे आगे बढ़ेगा और टेल पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरे मैप में जो मैप ऑफ 3 है उसमें पहले एक 3 आ चुका था कभी पीछे, तो वो वाला एक 3 इस 3 से मिलके एक पेयर बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें काउंट की वैल्यू, एक काउंट वेरिएबल ले लो जिसमें ये बोलो कि अगर अभी जिस नंबर पे खड़ा हूँ ये नंबर पीछे कभी आ चुका था और कितनी बार आया था। लेटर सपोज यहाँ 3 2 बार आया रहा होता, ठीक है, जैसे एक 3 और ले लो, तो ये दोनों 3 ये पेयर बना रहे होते। इसका मतलब हमारे मैप में जितनी बार ये पीछे ये नंबर प्रेजेंट होगा उतने पेयर्स अभी बन जाएंगे। आई थिंक ये सेंस कर रहा होगा। तो अभी तो मुझे पता है कि मेरे मैप में 3 एक ही बार है, तो काउंट की वैल्यू 1 कर दूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि k इज इक्वल टू 2 दिया गया है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने आगे बढ़ के देखा तो 2 भी मैप में नहीं प्रेजेंट था, तो इसको भी 1 रेज कर दिया। अगेन हम आगे बढ़े, दैट इज 5th इंडेक्स पे, हमने चेक किया क्या ये एलिमेंट कभी पीछे आ चुका है। हाँ भाई आ चुका है। देखो कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो इसका मतलब एक बार आया है तो वो एलिमेंट इस करंट एलिमेंट से क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। कितनी बार बनाएगा, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी रही होगी मैप में मेरे।
तो इसका मतलब मुझे पता चला कि जब मैं 5th इंडेक्स पे आया तो मेरे काउंट की वैल्यू अगेन 1 से इंक्रीमेंट हो गई। और ये 1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैप, मतलब कितनी बार वो पहले आ चुका है। ठीक है, एक बार और अच्छे से मैं ये काउंट वाला तुम्हें बता दूं। देखो काउंट की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ मैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू, मतलब काउंट हमेशा बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? मैप में जो मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट क्या है मेरा? नम्स ऑफ हेड, नम्स ऑफ जे, मतलब जे यहाँ पे मैंने हेड लिया है। कैसे? देखो ये जे ही है जो आगे आगे बढ़ रहा है, मतलब ये मेरा हेड है जो आगे आगे बढ़ रहा है। और जे जिस पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, उसको हम मैप में चेक कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को। जब मैं 3 पे खड़ा था तो मैप में 3 की फ्रिक्वेंसी 0 थी, तो काउंट में 0 ऐड हुआ, तो काउंट यहाँ पे क्या रह गया? 0 रह गया। इसके बाद में अगेन यहाँ पे आया तो 1 को चेक किया तो फिर से अगेन काउंट की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे आया काउंट की वैल्यू 0, यहाँ पे आया काउंट की वैल्यू 1, क्योंकि एक पेयर मिल गया, क्योंकि मैप ऑफ 3 1 हो चुका है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद भी काउंट इज इक्वल टू 1 ही रह गया, क्योंकि 3 और 3 ही अभी तक वैलिड है। इस 2 के मैप में जो हमारा 2 की है वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। इसके पहले क्या कोई 2 आ चुका है? नहीं आया। अगेन इस 2 पे आए तो हाँ भाई यहाँ पे एक 2 आ चुका है, तो इसलिए मेरा काउंट 2 से 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो यहाँ तक था, एक 3 आ चुका था उसके कारण। और अब 2 की फ्रिक्वेंसी 1, तो 1 अगेन ऐड हो जाएगा इसकी वजह से, तो यहाँ काउंट 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉजिकली। देखो ये स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बट हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम इसे डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा ट्रिकी है सोचना, बट घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लो, इसके बाद फिर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में तुम्हें मिलेंगे जहाँ तुम अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकते हो। जरूरी नहीं किसी क्वेश्चन में तुम्हें खुद से करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद रुक जाओ। यहाँ पे आने के बाद मेरा काउंट इज इक्वल टू के हो चुका है। ठीक है, के, इसका मतलब हम सेटिस्फाई हो गए हमें क्वेश्चन में जो बोला गया था। इसका मतलब एक सबेरे हमें मिल गया, एक सबेरे ये वाला मिल गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे वे में सोचना है। अगर हम यहाँ तक सेटिस्फाई जो क्वेश्चन में बोला था कर गए हैं, इसका मतलब हमें आंसर कितना मिल गया? एक मिल गया, मतलब एक सब एरे ऐसा मिल गया जिसमें के टाइम्स, मतलब देखो 3 3 एक पेयर बना रहा है और 2 2 एक पेयर बना रहा है। ठीक है, तो मतलब के टाइम्स मुझे इस सब एरे में 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जो कि इक्वल है आपस में। तो अब यहाँ पे आके निकालने की बजाय लेट सपोज एक एलिमेंट और रहा होता, बहुत सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके निकालने के बजाय बार बार तुम एक ट्रिक लगा सकते हो दिमाग थोड़ा सा, कि अगर यहाँ तक सब एरे में के टाइम्स हमें मिल गए हैं पेयर, तो इस बार ये जो पूरा सब एरे है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इन सब में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, क्योंकि इस पूरे में ये 2 2 और 3 3 तो कॉमन है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 2 3 3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ और मेरा सेटिस्फाई हो गया है जो प्रॉब्लम में बोला गया था एटलीस्ट के टाइम्स, इसका मतलब फ्यूचर में जितने भी सब एरे बनेंगे ये कॉन्टिग्यूअस मैनर में, ठीक है, सब एरे कॉन्टिग्यूअस ही होता है, जितने भी फ्यूचर में ये आगे लेंथ मेरी बढ़ेगी वो क्या होगी, ये आंसर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब 4 के लिए भी फिर एक आंसर निकल के आते एक सब एरे, क्योंकि ये पूरा सब एरे भी क्या है, इसमें भी 3 3 2 2 कॉमन है, इसके लिए भी 1 आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 3 2 2 इसके लिए भी कॉमन है, यहाँ 10 तक, ठीक है, सॉरी यहाँ 10 तक ये पूरा सब एरे। तो मतलब 3 आंसर मिल गया। अगर मेरा 10 रहा होता, लेकिन 10 तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो मतलब यहाँ तक 2 आंसर मिल गया। तो बस फिर दिक्कत क्या है, मतलब मेरा हेड यहाँ तक आया, ठीक है, जब तक मुझे आंसर नहीं मिला मैं हेड को आगे बढ़ाता गया और टेल मेरा यहीं पे रुका हुआ है। तो हेड मेरा यहाँ पे खड़ा है और ये पूरी साइज विंडो की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ट्रिक लगाना है कि आंसर की वैल्यू क्या निकलेगी, साइज माइनस हेड, ये मेरी आंसर की वैल्यू निकाल दी। मतलब इतने सब एरे पॉसिबल हो गए। देखो हम यहाँ पे खड़े हो, फ्यूचर के सारे आंसर निकाल ले रहे हैं, क्योंकि ये जो करंट आंसर है ना फ्यूचर में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस 4 के लिए भी वैलिड हो जाएगा, जितने जो आंसर अभी निकला वो 4 में भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 4 के साथ भी सब एरे बना रहे हैं। मतलब यहाँ तक ये सब एरे था जो सेटिस्फाई कर रहा था और ये पूरा सब एरे जो सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात आती है कि पास्ट का आंसर कैसे निकालोगे। ये जब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, ये तो हम फ्यूचर का आंसर निकाल रहे हैं, ये हम फ्यूचर का आंसर निकाल रहे हैं, तो पास्ट का कैसे निकालूंगा मैं। पास्ट का सिंपल सा है, अब मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, अब आगे हमें हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे के लिए भी आंसर आ गया। अब बात ये पीछे के आंसर्स निकालने, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो एक सब एरे है,
ये भी तो एक सब एरे है, ये एक पूरा सब एरे है, तो इनके आंसर्स हमने कब निकाले? तो नहीं, इनके आंसर्स हमने निकाले नहीं है, लेकिन हम अब निकालने वाले हैं। कैसे? तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, पीछे से इस एलिमेंट को बाहर निकालो, क्योंकि अब आगे के लिए आंसर आ चुका है, पीछे के लिए निकालना है। ठीक है, तो पीछे के लिए ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक आगे हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आंसर मिल गया फिर से, तो फिर से वो ये सारे आंसर्स निकल जाएंगे फ्यूचर के। ठीक है, अब अगर फिर से वही बात, अगर यहाँ से यहाँ तक फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आंसर मिल गया तो फिर यहाँ आगे फ्यूचर का फिर से निकाल लेंगे, फिर ऐसे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन बहुत हेल्पफुल थी, इस पूरे प्रॉब्लम को मोल्ड कर देगी। तो जब हमने 3 निकाला तो 3 की फ्रीक्वेंसी टोटल हो चुकी थी 2, तो 2 से 1 हो गई फिर। ठीक है, 3 हमने निकाल लिया। अब ये कहाँ निकाल रहे होंगे? ये हो गया ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म, और ऑपरेशन परफॉर्म में एक चीज़ और हो रही होगी। उसके पहले तो सबसे पहले फॉर लूप लगा दो, जो कि हेड के जरिए मेरा आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस पूरी विंडो को स्कैन कर रहा है। अब पिछले टेम्पलेट से मैंने रिलेट करना चालू कर दिया। तो जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा पिछली, प्लीज़ जाके देख लो। स्लाइडिंग विंडो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने बैक टू बैक सेम टेम्पलेट पे करा रखी हैं, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते पिछली वीडियो, इसी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ भी समझ आ जाएगा, बट शायद आप और नए प्रॉब्लम्स ना कर पाओ। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करूँगा? मैं इस मैप में एलिमेंट भी तो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मैप में एलिमेंट भी डाल रहा हूँगा, और ये काउंट मैं बार बार निकाल रहा हूँगा कि करंट एलिमेंट पे हूँ तो मेरे कितने पेयर मुझे मिल चुके हैं। और जैसे ही वाइल, याद करो मैंने वाइल लूप बताया था, जैसे ही काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए, ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर घुस जाओ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे मेरी काउंट की वैल्यू के इक्वल हुई वहीं पे मुझे रुक जाना है, पिछले आंसर्स को बाहर निकालना है। अब फिर से याद करो मेरी वो बात, कैसे आंसर्स को बाहर निकालते थे? मतलब सब पिछले जो भी हमने कंसीडर कर रखा है उसमें से पीछे एलिमेंट को सबसे बाहर निकालना चालू करते थे। मतलब टेल की हेल्प से तुम एलिमेंट को बाहर निकालोगे। कैसे? यहाँ पे कैसे पता चलेगा? देखो 3 को बाहर निकालो, 3 याद करो, देखो टेल जो है मेरा 3 पे स्टिक है, इसका मतलब इस टेल से इस 3 को बाहर निकालो। मैप ऑफ नम्स ऑफ टेल इज 3, इसको माइनस कर दो। ठीक है, 3 निकल गया। अब 3 निकलने के बाद फिर से काउंट को चेक करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काउंट तुम्हारा बढ़ चुका है। अब अगर 3 तुम्हारे काउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो इस 3 का जो इफेक्ट है वो काउंट से भी घटाना पड़ेगा। तो इसलिए काउंट माइनस इज इक्वल टू MP ऑफ नम्स ऑफ टेल, दैट इज 3। ठीक है, अब MP ऑफ 3 में क्या बचा? 1 बचा। अच्छा, मैंने मैप में से पहले 3 को बाहर निकाला, फिर काउंट में से डाउन कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ध्यान से सोचो, अगर मुझे टेल के से अब पीछे एलिमेंट्स को बाहर निकालना चालू करना पड़ेगा, तो काउंट को मैं तब अपडेट करूंगा जब मैं उस पीछे वाले एलिमेंट को बाहर निकाल फेंकूंगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि वो एलिमेंट काउंट पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे यहाँ 3 की जगह कुछ और होता 4, तो अब अगर काउंट मैंने पहले डाउन कर दिया या बाद में निकालने के बाद करता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 4 तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था आंसर में। या तो 5 ले लो, जैसे यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, कहोगे ये तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो लेटर सपोज 5 ले लो, 5 तो नहीं कर रहा ना, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बट ये 3 कर रहा है, तो 3 कर रहा है, इसकी पावर, इसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा काउंट पे? तो पहले इस 3 को डाउन करो, कह दो ये 3 तू निकल जा, तू निकलेगा तो तुरंत तेरी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इसके बाद अब काउंट को चेक करो। अब काउंट में से इस एलिमेंट को बाहर निकालो। अगर ये एलिमेंट काउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, मतलब पेयर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो मेरे काउंट की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू एक्चुअली डाउन हो गई, क्योंकि 3 मेरा निकलते ही इसमें देखो 1 बचा। तो अब 2 में से काउंट की वैल्यू मेरी हो गई 1। तो जब 1 हुई तो अब आ गई एक प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ से यहाँ तक अब आंसर मुझे 1 है, तो अब इस विंडो को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? इस विंडो को, क्योंकि अब आगे शायद आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो जब मैं आगे बढ़ा तो अगेन 1 4 3 2 2 4, अब ये पूरा सब एरे आ गया मेरे सीन में। तो अगेन 4 को मैंने क्या किया? 4 को मैंने चेक किया, क्या पहले प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है, तो काउंट अगेन इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब एक 4 है यहाँ, एक 4 है यहाँ। ठीक है, और काउंट मेरा 1 तो था ही। कैसे? ये तो ये जो 2 और ये 2 विंडो में है, ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे काउंट में, काउंट मेरा 1 था, तो 4 और 4 अगेन आ गया, तो काउंट मेरा क्या हो गया? काउंट मेरा अगेन 2 हो गया। जैसे 2 हुआ फिर से इसके अंदर घुस जाओ, अब 1, लेकिन उसके पहले सॉरी, आंसर निकालो ना। वाइल के अंदर जाने के बाद भी तुम यहाँ ऊपर आंसर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो आंसर
प्लस इज इक्वल टू कैसे करोगे, साइज माइनस हेड, साइज माइनस हेड, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे आंसर मिल गया, एटलीस्ट के मिल गए, तो आगे जो भी एलिमेंट है, लेटर सपोज ये n1 है, ये n2 है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ तक वो सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेटिस्फाई करेगा। टोटल साइज मेरा 7 था और हेड अभी मेरा कहाँ स्टैंड है, 6 पे, तो इसका मतलब सिर्फ ये इकलौता सब एरे ऐसा मिला जो आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई। एक बार कोड समझा देता हूँ फिर से, एक छोटे से टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करके दिखा दूंगा। छोटा सा टेस्ट केस ले लिया और थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने कोड भी लिख दिया है। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हमने हमेशा हेड और टेल को 0 इनिशियलाइज किया है, हेड आगे आगे बढ़ेगा और टेल पीछे रहेगा। ज़रूरत आने पे टेल की हेल्प से हम एलिमेंट्स को बाहर निकालना चालू करेंगे। ठीक है, और मैंने साइज़ भी निकाल लिया यहाँ पे। अब अनऑर्डर मैप की जगह तुम ऑर्डर मैप भी ले सकते हो, बट अनऑर्डर मैप से थोड़ी टाइम कॉम्प्लिकेटिव फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग काउंट वेरिएबल लिया जिसमें हम निकाल रहे होंगे कि क्या एटलीस्ट के टाइम्स हमने पेयर खोज लिया, वो हम काउंट में निकाल होंगे, और अगर खोज लिया तो वो कितने सब एरेज में फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेगा, और पास्ट से भी हम निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे सब एरेज को, वो हमारा आंसर में स्टोर होगा। तो मैंने फॉर लूप लगा के पूरी विंडो को स्कैन कर ली, मतलब फॉर लूप लगा के मैं ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी करूँगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे मेरा हेड 0 पे था, तुरंत उसने काउंट चेक किया, क्या ये 3 मेरा पहले आ चुका है, अगर आ चुका है तो मुझे मिल जाएगा आंसर तुरंत फटाक से कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस 3 से, मतलब कितने ऐसे 3 हैं पहले जो इस 3 से पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं मिला तो तुरंत 3 में मैप में 3 डाल के उसको 1 से रेज कर दो। अब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, अब आगे फिर से हेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, हेड मेरा 1 पे आया। ठीक है, हेड मेरा जैसे 1 पे आएगा, फिर चेक करूँ क्या कितने 1 पीछे आ चुके हैं, तो यार कोई भी 1 अभी तक पीछे नहीं आया है, तो इसलिए फिर से काउंट मेरा क्या रहेगा, काउंट मेरा 0 ही रहेगा। अगेन हम 1 को 1 से रेज कर देंगे और वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ ही नहीं, तो आंसर कैलकुलेट होगा ही नहीं। फिर से हेड मेरा 2 पे आया, जैसे ही हेड मेरा 2 पे आया, एक चीज़ और यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 ले लो कि एक पेयर भी मिल जाए तो वो तुम्हें आंसर में कंसीडर करना है। तो जैसे ही तुम्हारा 3 पे आया, तुम्हें पता है, तुम चेक करो कि क्या काउंट में ये जो 3 पे खड़ा हूँ ये पहले कितनी बार आ चुका है, जितनी बार आया उतने पेयर अभी बना लेगा। ठीक है, इसलिए मैंने काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के लिखा, क्योंकि अगर पिछले वो 3 बार आ चुका है 3, तो अभी करंट 3 से वो 4 पेयर बना, मतलब 3 पेयर बना लेगा। ठीक है, तीनों यहाँ पे जैसे 1 2 3 ये इससे बनाए, इससे और इससे, तो ये तीनों इससे बनाएंगे ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए तो अब इस 3 पे खड़ा हूँ तो इसने एक बार बनाया, तो काउंट की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ये 1 से बड़ी भी हो सकती थी जैसा कि मैंने अभी बताया, तो 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 को 2 से रेज कर दो। इस 3 को जैसे ही मैंने 2 से रेज किया तो मैं इस वाइल लूप में आने के लिए एलिजिबल हो गया, क्योंकि टेल लेस देन हेड, तो हेड तो मेरा बहुत आगे जा चुका है, टेल पीछे ही है, तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के, हाँ भैया काउंट और के की वैल्यू सेम हो गई, तो आंसर कैलकुलेट करो। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर ये 3 और 3 मुझे एक पेयर मिल गया है यहाँ तक सब एरेज, तो आगे की सब एरेज के लिए भी तो ये कॉमन है, आगे की सब एरेज के लिए भी तो कॉमन है, क्योंकि ये 3 3 3 1 3 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 3 3 3 1 3 1 में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 1 3 3 1 3 1 2 में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब जहाँ पे मेरा ये हेड पॉइंटर है, टोटल साइज माइनस दिस, तो वो मेरा आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, जैसा कि मैंने निकाला है। अब मुझे पता चल गया फ्यूचर के मैंने सारे आंसर निकाल लिए। अब इस पिछले एलिमेंट को हटा के इस पास्ट से अब मुझे आंसर्स निकालने हैं कि अब इस एलिमेंट को हटा के इस 1 से स्टार्टिंग करूँगा मैं सब एरे की, तो मुझे कितने आंसर्स मिलेंगे। तो भाई अगर 3 मेरा काउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था तो काउंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, और अगर नहीं कर रहा था तो काउंट की वैल्यू वही की वही रहेगी। तो जैसे ही मैंने MP ऑफ नम्स ऑफ टेल माइनस माइनस किया तो ये 3 मेरा निकल के 1 हो गया। ठीक है, और काउंट को मैंने डाउन कर दिया 3 इस मैप ऑफ 3 से, तो मैप ऑफ 3 में मेरा 1 ही था, तो जब ये डाउन हुआ तो मेरा काउंट क्या हो गया, काउंट मेरा 0 हो गया, क्योंकि अब 1 और 3 बचा मेरे सब एरे में ना, तो 1 और 3 बचा, तो तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा कोई पेयर मिल ही नहीं रहा है, और इस फॉर्मूले मतलब इस कोड के से भी वही काम हो रहा है। तो काउंट जैसे ही डाउन हुआ टेल अप हुआ, टेल मेरा 1 पे आ चुका था। टेल को मैंने पहले क्यों नहीं अपडेट किया, क्योंकि पहले मैं जिस टेल पे खड़ा हूँ उसको बाहर निकालूंगा, फिर मैं काउंट में से उसके बाद उस वैल्यू को माइनस करके चेक करूँगा क्या ये एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब इसमें कोई भी स्टेप तुम आगे पीछे कर दोगे तो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, अच्छे से मैंने समझा दिया क्यों। तो अब टेल 1 पे आ चुका है, अब 1 3
से कहानी आगे बढ़ाने के लिए ये हेड अगेन एग्जीक्यूट होना चालू होगा, क्योंकि अब हेड यहाँ पे आ जाएगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमें और आगे के आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो 131 अगेन मेरा के क्या हो जाएगा, सॉरी काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के। फिर से मेरा टेल यहाँ पे आएगा, क्योंकि जैसे 1 1 पेयर मिला उसने आंसर निकाल लिया, क्योंकि 131 अगर आंसर है तो 1312 भी तो आंसर होगा, जो कि साइड माइनस हेड से निकल जाएगा, जैसा कि मैंने बता दिया। और 31 है, फिर से मेरा हेड आगे बढ़ेगा, 312 पे आएगा। अब 312 पे से कोई आंसर नहीं मिला तो एक बार मेरा हेड एकदम से बाहर चला जाएगा और मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, आंसर कर दूंगा। आई होप तुम्हें ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं तुम्हें ये बता दूँ कि पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सेम कोड स्ट्रक्चर यूज किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस तुम देख सकते हो। सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और इस पूरी स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।